मैं अंशु जी, मैं आपसे इसलिए एक चीज कहूंगा क्योंकि आप एक तो मेरे एक दर्शक है, वो कह रहे हैं भाई जेनजी या जन अल्फा के लोगों को यहाँ बुलाना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी कोशिश में रहता हूँ। दो वजहों से, एक तो चैनल पे आके अपनी बात कहना, और वो भी ऐसी बात जिसमें सरकार के से कुछ प्रश्न पूछे जाएं, ये बहुत असहज है। बहुत से लोग हमसे और आपसे जब वैसे मिलते हैं दोस्ताना अंदाज में तो खूब बात करते हैं, लेकिन अगर आप उनसे कहिए कि जरा आके इस पे हम लोग बात करें तो पीछे हट जाते हैं। और ये मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि ठीक है, उनके घर में उनकी नौकरी है, उनका एक परिवार चलाना है, और जिस तरह से सरकार उनके पीछे लगती है सबको पता है। मुझे दो चीजें हैं। एक तो मतलब ये यंग बच्चों की कमी की बात भी है। अगर कहीं कुछ होगा तो वी विल बी मोर देन हैप्पी। दूसरा ये भी है, कभी कभी मुझे लगता है कि अगर लाए तो उनको हमारे इस चैनल पे आने की वजह से उनको कोई भी अगर दिक्कत होती है तो कहीं फिर अपने को, मतलब वो एक मुश्किल प्रश्न है कि अगर हमारी वजह से सरकार उनको कहीं दिक्कत करे। मेरे इस चैनल पे मैं इसलिए उसको नहीं रोता हूँ, वो क्या रो, बहुत से वो आए हुए हैं, नोटिसेस आए हुए हैं कोर्ट के, बहुत से केसेस हैं। उसको उसको मैं कभी भी ये यहाँ आके उस बात को रोता नहीं हूँ। लेकिन अगर आप एप्स्टीन फाइल की बात कर रहे हैं तो उसको लेके न्यूयॉर्क से यहाँ पे हमारे ऊपर केस लगे हैं। जज साहब लंदन गए थे, उसको लेके अगर कुछ प्रश्न उठाया तो उसके केसेस लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है इसलिए शायद जेनजी और जेन अल्फा को मैं थोड़ा, भाई मैं उस उम्र का हूं जो यहाँ। दूसरी बात मैं इसलिए अंशुल जी आपसे से जरा पूछ लूं। बहुत से लोग इसमें, एक मेरी दर्शक भी कह रहे हैं, मैंने भी कहीं इस पूरे उसमें एक भी अब्यूसिव वो नहीं सुना उनका। कुछ चीजें हैं जो हम लोग के लिए असहज हैं। आप जिस उम्र के हैं, आप लोग जब टीवी में जाएंगे तो आप लोग भाई पहला, अच्छा जलील अब तुम बताओ, अच्छा अब अशोक तुम बताओ, अच्छा आनंद अब तुम बताओ। ये शायद नई लिंगो है जो हम उसको पचा नहीं पाते हैं। ये है उनको, मतलब इस लिंगो में है कि ये जी क्या होता है, कि अंशुल जी, आनंद जी, जलील जी, ये क्या है, जलील, अंशुल। तो ये उनके है, और वो शायद मुझे ये लगता है कि दोहरापन हमारी तरह नहीं करते हैं, जो उनके मन में है वही बात करते हैं। तो मुझे अब्यूसिव नहीं थे। थोड़ा हमें उनको भी समझना ज्यादा होगा। ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है, शायद इस उम्र में इसी तरह से बात होती है। अ, मैं एक चीज आपसे बोलूं, आज जो संसद भवन में हुआ, ये लोग तो संसद में ताला लगा के, मतलब ओम बिरला जी क्यों आते हैं, 1 मिनट में पूरी बात भी नहीं करते। वो आते हैं सिर्फ इधर उधर देख के, वो अच्छा आपको नहीं करना, नहीं करना, बंद। 12 बजे आके मंडे तक के लिए स्थगित। कहीं से भी कुछ ये प्रयास नहीं होता है चले। विपक्ष ने उसका अच्छा काम किया। विपक्ष ने एक वहां छोटा मोटा नुक्कड़ नाटक, पप्पू यादव वो बने, मंदिर के पुजारी बने, सबने आके चंदा डाला, पप्पू यादव उसको अपनी जेब में रखने लगे, और वो पूरे देश ने हाँ ये चला दीजिएगा, एक घंटे ये चला दें। और इसी पे अंशुल जी आप से बात, ये तो चलाओ। राहुल सर इधर देख के। आनंद सर आवाज नहीं, जैसा बताया जा रहा है अंशुल जी की विपक्ष की अब रणनीति यह है कि वो इस समय प्रेशर अब बनाएगा चढ़ावा चोरी को, क्योंकि वो भी उसको विमर्श में लाना चाह रहा है। और उसके बाद जैसा जैसा जो मेरी जानकारी है, एथेनॉल को एक बड़ा इशू उठाएंगे। पहले चढ़ावा चोर को पूरा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे बार बार, क्योंकि यहाँ पे जब संसद चल रही है तो पूरे देश में ये पहुंचेगा। और फिर एथेनॉल की बात भी होगी। तो मैं जरा आपसे ये समझ लूं कि इस समय विपक्ष एक साथ दिखाई दे रहा है, और ये एकता का जो ग्लू है, जो उसको एक दूसरे, वो तो आप कोई माने चाहे ना माने, वो इस जेनजी और जन अल्फा नहीं, उनको ये एक साथ रहने के कम से कम ताकत और हौसला भी दिया है, और ये अकल भी दी है कि एक साथ रहोगे तभी कुछ कर पाओगे, अलग अलग रहोगे तो बीजेपी को से पार पाना मुश्किल है। अंशुल जी। जी आनंद जी नमस्कार, और बाकी सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। सबसे पहले मैं बात यहाँ जेनजी की करूंगी। जो चीज कोई नहीं कर पा रहा था इस देश में, जो एक भय का माहौल था,
जो ये लग रहा था कि ये सरकार कभी इस्तीफे नहीं देगी, यहाँ पर कुछ नहीं होता है, यहाँ कोई सुनता नहीं, यहाँ सिर्फ एक तरफा संवाद चलता है, उस सरकार को इस जेनजी ने झुका दिया। आज हम इस जेनजी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं कि ये भाई अपशब्द बोलते हैं, या इन्होंने मीम्स में गालियों का प्रयोग किया, या ये इन बातों को बोल देते हैं ऐसी जो हमारी शालीनता के दायरे में नहीं आती या हमारी जनरेशन ने नहीं देखा था। आप इस बात को गौर कीजिएगा कि हर जनरेशन का एक गैप होता है, और हमारी भी जब जनरेशन थी या आपकी भी थी तो उससे पहले वाले यही कहते होंगे आपको उतनी तमीज नहीं है जितनी हमारे अंदर थी, वो सलीका नहीं है, वो भाषा नहीं है, वो तमीज नहीं है। तो हर पीढ़ी अपनी एक भाषा गढ़ती है, और वो गढ़ती है और चीजों को वो अपने समाज से ही ग्रहण करती है। वो जनरेशन कहीं बाहर से नहीं आ रही है, ये जेनजी इसी समाज की देन है। आपने ऐसा सिस्टम तैयार किया है जो उसे आपको इन शब्दों में वापस जवाब देना पड़ रहा है। आप ये देखिए कि बीजेपी के शासन में आने के बाद ऐसा सिलसिला हुआ जो इस देश ने पहले नहीं देखा था। संसद के अंदर गालियां दी गई, संसद के अंदर गालियां दी गई, और उन नेताओं को बाद में इनाम मिलते हैं, उनको बड़े बड़े पद मिलते हैं, उन्हें मंत्री बनाया जाता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। यानी जो जितना गंदा बोलेगा, जो महिलाओं को जितना अपमानित करेगा, जो बलात्कारी होगा, जो बुरे बुरे काम करेगा, बीजेपी उसको मतलब और ज्यादा पद देती है। ये आपने देख ही लिया होगा कि बच्चों के जो 22 बच्चों की आत्महत्या के दोषी हैं, तो उनको अब संसद में जिंदाबाद के नारे लगवा सकते हैं और फूल माला हार और पगड़ी पहना सकते हैं। तो इनकी संस्कृति आप समझ जाइए। बात यहाँ जेनजी की हो रही है कि इन बच्चों ने हमें भविष्य की एक तस्वीर दिखा दी है कि हम इनको जिस तरह से समझते थे कि ये लापरवाह हैं या कुछ नहीं जानते देश के बारे में, इन्हें केवल रील बनानी आती है या इन्हें यही चीज करनी आती है, शोर शराबा हंगामा, तो इन्होंने बता दिया नहीं, देश की सारी चीजों पर हमारी नजर है। हम देश की इकोनॉमी भी जानते हैं, मीडिया को किस तरह से खरीद लिया गया है वो भी हम जानते हैं, जो हमारे कोर्ट से ऊपर बैठकर जो व्यंग हम पर कसे जा रहे हैं, जो बातें कही जा रही है वो भी हम देख रहे हैं, और सरकार जिस तरह से हमें अनसुना करती है हम वो भी समझ रहे हैं। और अगर आपकी ट्रोल मीडिया, आपके आईटी सेल हमें बदनाम करने के लिए एक गाली देंगे, तो हम रचनात्मक तौर से बिल्कुल क्रिएटिव होकर 10 गालियों के अंदाज में आपको जवाब दे सकते हैं। इन बच्चों को बहुत कुछ कहा गया। भाई इनकी एक महिला सांसद है, अभिनेत्री, वो कहती है कि ये गटर जनरेशन है, ये बुरी जनरेशन है, ये ड्रग्स ये करते हैं, शराब पीते हैं। तो उनको तो खैर सोचना चाहिए कि मतलब वही वाली बात है कि चलनी दूसरे सूप को जिसमें 72 छेद। तो वो तो स्वयं ही अपने बारे में बता चुकी हैं कि कैसा उनका खुला जीवन रहा है। बात यहाँ ये करने की नहीं है, बात ये करने की है कि आपने इन बच्चों को इसी सिस्टम से तैयार किया है। जब आपने उनको गालियां दी, जब आपने उनको डराने की कोशिश की, तो उनके पास उपाय क्या था? जब आज लड़कियां ट्रेन में ट्रैवल करती हैं, मेट्रो में जाती है, उनके शरीर को कोई कहीं से छू देता है, उनके साथ बदतमीजी होती है, पुलिस वालों तक ने यहाँ लड़कियों के जो निजी अंगों में प्रहार किए और हमले किए और इतने बुरी तरीके से बर्ताव किया, करना चाहिए था। हमारा समाज कितना डबल स्टैंडर्ड समाज है आनंद जी, आप ये समझिए। इन बच्चों को गाली देने पर इतना कुछ कहा जा रहा है। हम सब जानते हैं, सब जानते हैं, भारत में अधिकांश घरों में सब जगह पुरुष गालियां देते हैं और महिलाओं के नाम की बना के गालियां देते हैं। आप घर की चार दीवारी के अंदर वो गालियां दे देते हैं तो कोई बात नहीं, और बाहर आप बहुत सभ्य बन के रहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड ही हुआ। ये जो बच्चे हैं, इन्होंने कहा कि ये हम इन चीजों को बिलीव नहीं करते हैं, जो आप हमें समाज में दे रहे हैं वो हम ग्रहण कर रहे हैं, और आप हमको जो चीज बोल रहे हैं हम उसको वापस करेंगे उतने दुगने वेग से। तो इन बच्चों ने हमें सिखाया कि ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा जीवन में। और आप बीजेपी की खुद ट्रोल मीडिया जो है वो इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। आपके शीर्ष के नेता बैठकर महिलाओं के बारे में इतना बुरा बोलते हैं, रैलियों में बोलते हैं, सार्वजनिक तौर पर बोलते हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं, सब जगह बोलते हैं। तो ये बच्चे उसी सिस्टम से निकलकर इन्होंने इस चीजों को रचनात्मक तौर पे आपको वापस लौटाया। इन्होंने कोई हिंसा नहीं की वहां पर। ये पुलिस अंकल कह के उतनी इज्जत दे रहे थे, ये गुलाब के फूल भी लेकर गए थे। लेकिन ये बात है कि ये बच्चे कोई दुराप छिराप नहीं करते हैं कि घर में ये गालियां दे रहे हैं और बाहर जाकर ये बहुत अच्छे बन के समाज को दिखा रहे हैं। इनके पास ये डबल स्टैंडर्ड वाली चीज नहीं है। पहले ये समझिए कि बहुत ईमानदार जनरेशन है।
मैं ये कहूंगी इस जनरेशन के बारे में। और इसी जनरेशन ने सबको आवाज उठाना सिखा दिया। जो आज अल्फा के बच्चे जो स्कूल में कमियों को लेकर आवाज उठा रहे हैं या बाकी लोग बात कर रहे हैं, तो इस जेनजी जनरेशन को याद करेगा इतिहास, इस आंदोलन के लिए याद करेगा, उनकी निडरता के लिए याद करेगा, उनकी बेखौफ होने के तरीकों को याद करेगा, उनकी रचनात्मकता के लिए याद करेगा, उनकी क्रिएटिविटी के लिए याद करेगा। और अगर उनकी गालियां भी है तो ये गालियों में आप ये समझिए कि हर पीढ़ी अपनी एक नई भाषा को गढ़ती है। इसमें अच्छा या बुरा मैं इसकी बात नहीं कर रही हूं। हो सकता है इससे आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी हम नहीं कह सकते हैं, या हमसे पहले की पीढ़ी क्या करती थी हम नहीं कह सकते हैं। हमसे पहले की पीढ़ी तो शायद घर में भी गालियां नहीं देती थी, लेकिन आज की पीढ़ी दे रही है। सिगरेट वो छुपा के घर में पीते थे माँ बाप से, आज वो नहीं छुपा रहे हैं। उनका ये पारदर्शिता रखने का नजरिया है। तो आपको समझना पड़ेगा हर पीढ़ी की, हर जनरेशन की अपनी एक भाषा है, अपना एक रवैया है, अपना एक तौर तरीका है। ये ज्यादा पारदर्शी जनरेशन है और इसने सिखाया है कि जवाबदेही कैसे ली जाए। लेकिन आज जो हुआ है पार्लियामेंट में, जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का पूरा एक नृत्य नाटिका रची गई है, एक नुक्कड़ नाटक, उसके बहुत गहरे अर्थ है। बात यह है कि हमारी संसद को इस सरकार ने पूरी तरह से ना अप्रासंगिक बनाने की कोशिश की है। संसद चलाने में करोड़ों का खर्च होता है जो टैक्स पेयर हमारे ही पैसों से जाता है, और इंतजार करती है जनता कि हमारे मुद्दे उठेंगे, कोई सवाल होंगे, कोई जवाब होंगे। लेकिन संसद में कोई जवाब नहीं आ रहे, कोई जवाबदेही नहीं है। जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को संसद में आना चाहिए वो आ नहीं रहे, जवाब नहीं दे रहे। और जब नेता विपक्ष सवाल उठाते हैं तो पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सत्ता पक्ष मतलब वो शोर मचा रहा है, ट्रेजरी बेंचेस से शोर मचा के सदन की कार्रवाई रोक देनी पड़ी है। ये उल्टा ही हो रहा है। तो आपका पूरी मंशा है कि सदन नहीं चले, आपका जो एजेंडा है आप उसको केवल चलाते रहें। और राम मंदिर चढ़ावा मुद्दा जो है वो कभी मरना नहीं चाहिए। इनकी कोशिश यही थी कि लीपा पोती करके, ना इन्होंने कोई सजा दी, ना इनकी एसआईटी के अंदर कुछ ऐसा निकल कर आया, जो कोई असली दोषी थे वो सामने नहीं आए। ये जो भी बिल्लू टिल्लू जितने भी लोग थे वो कोई मायने नहीं रखते, जिनके इन्होंने उसमें नाम रखे एफआईआर में और जिनके बारे में लाए, वो क्या है? वो तो प्यादे हैं। और असली लोग ना तो उनको पदों से उस तरह से हटाया गया, ना तो जो नियंत्रण है, भाई आप गलत थे, आप कमेटी वही है, नियंत्रण अभी भी संघ के पास है मंदिर का। आपने किया क्या लीपापोती करने के अलावा? तो देश की जनता से ये मुद्दा छूटना नहीं चाहिए और विपक्ष को ये उठाना ही चाहिए। जब अगर संसद के अंदर आप ये सवाल नहीं उठाने दे रहे हैं, वहां आप कोई जवाबदेही नहीं दे रहे हैं, वहां आप जवाब नहीं देते, तो उनको बाहर आके नाटक करना पड़ा। मुझे लगता है कि ये क्रिएटिविटी वो जेनजी से सीख रहे हैं। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी रील बनाना सीख रहे हैं, हालांकि जेनजी उन्हें बता दे रही है कि रील भी आप थोड़ी गलत बना रहे हैं, उसको थोड़ी ठीक से बनाइए। उसके बाद भी 1000 रील उनको उसी पर मीम पर सुननी पड़ जा रही है। लेकिन विपक्ष को राम मंदिर चढ़ावा मामला इसलिए नहीं भूलना चाहिए क्योंकि इसी राम के नाम पर इन्होंने दिग्भ्रमित करके इतने बड़े हिंदू समाज को और इतने बड़े एक जिसे कहा जाए वोट बैंक को पूरी तरीके से गुमराह करके इन्होंने वोट लिया, आस्था के नाम पर इतना बड़ा खिलवाड़ किया, और अब ये कहते हैं कि वो मुद्दा कुछ नहीं है, गौण है, आप भूल जाइए। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। जब तक कि उसके असली दोषियों को माफी ना मिले, आप देश से माफी ना मांगे, क्योंकि ये जो सब कहां से हुआ था, कहां से ये कमेटी बनी थी, कहां से ये राम मंदिर में हुआ था, वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, निर्देश से सब कुछ आ रहा है। वहां से तो भाई पीएमओ से सब कुछ तय हुआ था, तो जवाबदेही आपसे क्यों ना मांगी जाए? और आप पार्लियामेंट में आएंगे नहीं, पार्लियामेंट में आप जवाब नहीं देंगे, तो फिर आप बात करते हैं कि 840 के हम पार्लियामेंट को बना देंगे। क्या ये मजाक है? आप केवल वहां पर जिसे कहते हैं ना पपेट्स बिठाने के लिए हैं क्या? वहां पर आपने पार्लियामेंट को इतना अप्रासंगिक बना दिया है जो कभी भी नहीं था। जो सवाल पार्लियामेंट में उठने चाहिए वो बाहर उठाने पड़ रहे हैं। तो ठीक किया उन्होंने, अगर ऐसा नाटक भी किया है, जनता को याद तो दिलाया कि उनके चढ़ावे का हुआ क्या, उनकी चीजों का हुआ क्या। और ये जो एक और पॉइंट और जोड़ूंगी, ये अभी भी वही चीज कर रहे हैं, वही दमन वाली बातें कर रहे हैं। अभिजीत दीपके सीजेपी पार्टी के जो हैं, उन्होंने लगातार बताया कि किस तरह से उनके परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। महाराष्ट्र में कई मतलब मुकदमे मतलब किए जा रहे हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई आपके पास इतना पैसा कैसे आया
कि आपने अपने बेटे को विदेश में पढ़ाया। कपिल सिब्बल ने जो 1 करोड़ रुपया दिया है सीजेपी को, उनकी कुछ मदद की है, पूछ रहे हैं उसका जीएसटी हुआ है कि नहीं हुआ है। यानी परेशान करना, और ये दबाव बनाया जा रहा है। अभिजीत दीपके के परिवार ने कहा है कि आप बीजेपी पार्टी ज्वाइन करो। बच्चों के ऊपर कितना गलत गलत आक्षेप लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर की जा रही है, उन बच्चों को गुंडा मवाली बताने की पूरी कोशिश की जा रही है, और सिर्फ केवल पुलिस के द्वारा एफआईआर करके नहीं, आपका पूरा आईटी तंत्र और पूरा आपका सक्रिय हो गया, जिसमें आपका गोदी मीडिया है, जिसमें आपके सांसद हैं, जिसमें आपके ट्रोलर्स हैं, जिनमें आपके नेता हैं। बच्चों को आप, इन बच्चों को गटर जनरेशन कह रहे हैं। आपके जो सारे गोदी मीडिया के एंकर्स हैं वो अपने स्टूडियो छोड़ छोड़ के रील बना रहे हैं, ये बताने आ गए कि बच्चों समझ लो कॉकरोच नकली हैं, तुम असली हो, ये मत करो वो मत करो। वो एजेंडा आप चला रहे हो रील के माध्यम से। तो ये बच्चे मगर वो नहीं है। और आप जो कह रहे हैं जंतर मंतर सूना नहीं होगा, मुझे तो लगता है जंतर मंतर फिर आबाद होगा। ये केवल नेहा बोरा और ISAI सब तो ये मामला उठा ही रहे हैं, और राहुल गांधी लगातार जिस तरह से छात्रों के साथ जुड़े हैं, भले ही ये बात सही हो कि अभिजीत दीपके और कॉकरोच पार्टी लेफ्ट के इन नेताओं को साथ नहीं ले गई, वो मैं उनकी टेक्निकल चूक जरूर मानूंगी, क्योंकि वो भी उतने ही ज्यादा इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी इसकी जो भी सफलता दिलाने के लिए उनकी भी उतनी भागीदारी है, उनको साथ रखना चाहिए था। लेकिन अब ये पूरे एक समग्र यूथ की आवाज है। उन्होंने कह दिया है कि आप जो बिल भी लेकर आए हैं ये पेपर लीक के बहाने से कि उसको आप रोक लेंगे, ये रोकने का बिल नहीं है, ये केवल एक छलावा है। आप तो बता रहे हैं कि पेपर लीक हो जाएगा, फिर 10 करोड़ मांगेंगे, फिर आपसे ये सजा दी जाएगी। आप सुन लीजिए, गुजरात में भी 2023 में ऐसा ही एक बिल लाए थे, उसके बाद वहां क्या हुआ, कोई पेपर लीक नहीं रुके। उसके बाद से 35 परीक्षाएं लीक हुई हैं, 201 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, सजा एक को भी नहीं हुई। तो कानून आपका क्या कर रहा है, नीयत आपकी सही नहीं है, एनटीए को आप नहीं सुधार रहे हैं, हर जगह आपके संघ के लोग हैं। संस्थागत तरीके से जब ये चीजें हो रही हैं, पारदर्शिता नहीं है, तो बात हो रही थी पारदर्शिता की, संस्थाओं को ठीक करने की, परीक्षा की नीति में सुधार लाने की। ये नहीं चाहिए था इस तरह का कानून आंखों में धूल झोंकने के लिए कि 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की सजा। पहले आप कन्विक्ट करेंगे, उनको दोष करेंगे, तभी तो वो सजा होगी। तो अब सही सवालों पर जवाब मांग रही है जनता। अब ये मुंह छुपाते फिरेंगे नहीं आएंगे तो फिर से कॉकरोच भी निकलेंगे, फिर से युवा भी निकलेंगे, जंतर मंतर आबाद होगा। मुझे नहीं लगता, इस देश ने अब आंदोलन करना सीख लिया है। ठीक है, ये दमन भी करेंगे, बदनाम भी करेंगे, एफआईआर भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब देश ने एक बार आंदोलन का तरीका देख लिया है, मुंह देख लिया, मुझे नहीं लगता कि, आपने सही कहा, एथेनॉल पे भी होगा, बच्चों पर पैलेट गन और AK-47 चलाने पर भी होगा। अब हर मुद्दे पर जनता जवाब मांगेगी, और अब ऐसी बात नहीं है कि लोग चुप रहेंगे, मुझे ये लगता है।